ग्लोबल मिडास कैपिटल के फाउंडर श्री इंद्रप्रजीत सिंह जी हमारे बीच में हैं और इन्हीं के साथ में बीवी तरविंदर कौर खालसा जी भी हैं जो कि चेयरमैन इंटरनेशनल सिख काउंसिल की मेंबर हैं। आज हम यहाँ पर 1984 में 1984 के दौरान जो सिख दंगे हुए थे उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसका नाम है जेनोसाइड ऑफ सिख। अभी हमारे बीच में मैं आवाज दूंगा हमारे फाउंडर ग्लोबल मिडास कैपिटल के श्री इंद्रप्रीत सिंह जी से, जो आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि ये फिल्म बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास कैपिटल, जो हमारा इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस है। तो हमारा जो ये प्रोडक्शन हाउस है ये सिंगापुर, यूएसए और कनाडा में इस्टेब्लिश्ड है। उसके साथ में ग्लोबल मिडास फाउंडेशन हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 2 साल से सरपद्दे बरेली पूरे दिल्ली में, पंजाब में और नेशनल लेवल पे काम कर रही है। साथ में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, मेरे राइट पे बीबी तरविंदर कौर खालसा जी हैं, जो ये इंटरनेशनल सिख काउंसिल एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा सहयोग दे रहे हैं पिछले काफ़ी समय से हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर, और इस पिक्चर में भी इन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दी है। साथ में जो बैठे हैं वो जगजीत सिंह मुदगर जी हमारे साथ बैठे हैं, एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, इंटरनेशनली काफ़ी इनका बहुत बड़ा बिजनेस का हाउस है, और साथ में ये सिख कौम और पूरी हमारी सोशल एक्टिविटीज़ में हमारा काफ़ी साथ देते हैं, बड़े वोकल भी हैं। तो इसके साथ में मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबका जिन्होंने आज टाइम निकाला और यहाँ पर आए ये कवर करने के लिए। तो मैं ये पहले बताना चाहूँगा कि 1984 को 38 साल हो गए। तो सबसे पहला सवाल ये आया कि 38 साल हो गए, अब दोबारा ये गड़े मुर्दे और ये टॉपिक क्यों उठाना। तो ये जो सवाल है ये इसके पीछे रीजन है कि हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई। जब हम लोगों ने दिल्ली के अंदर इस तरीके से अपनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे थे तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर ये बड़े सारे फ़ोन आते थे, कहीं पे बच्चों से रिलेटेड समस्या के, लेडीज से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड हमारी हेल्पलाइन चलती है। तो ऐसे बड़े सारी जगहों पे हमारे पास सिख कम्युनिटी के आए केसेस जहाँ पर बच्चों की फीस भरने तक की नौबत आई और साथ में बिजनेस में हेल्प करने की नौबत आई। तो हमने सोचा है कि ये तो जैसे कोविड हुआ था तो कोविड रिहैबिलिटेशन का केस होगा, उसी तरीके से शुरू में हम लोगों ने उस पर काम किया। पर जब हम एक के बाद एक ये करते गए तो जो सच्चाई निकल के आई वो तो ऐसे ही हैरान करने वाली है कि हम बता भी नहीं सकते कि क्या निकल के आया। हम लोग जब इन जगहों पे गए और हम लोगों ने ऐसे लोगों से मीटिंग्स करी और बातें करी कि स्कूल की फीस भरने का इशू है या बिजनेस में हेल्प करने का इशू है, और रिलेट होते ही ये चीज़ें उन जगह पे जहाँ पर 1984 के राइट से जुड़े हुए लोगों की थी। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे तिलोतपुरी से हमें आया जहाँ पर छोटा सा एक MRI करवाने का केस आया, ऐसे ही फीसेस के केस आए। तो जब हम ऐसे करते गए मिलते गए लोगों से, तब हमें पता चला कि जो 38 साल से बोला गया है कि अब तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है और सारी जगह ये बात अब खत्म हो जाती है और सबको सिर्फ 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को याद आता है 1984 के वो 3-4 दिन। तब हमने ये देखा कि ये 38 साल से जो ब्रांडिंग करी गई है या मार्केटिंग करी गई है रौंदते हुए उन लोगों को जिनके साथ ये बीता है कि ये राइट्स हैं। राइट्स तो वो होते हैं जब दोनों तरफों से वार हो। जब ये चीज निकल के आई, फिर निकल के आया कि एक तो वो दिन था जब 3-4 दिन के हादसे हुए और वो जो पीढ़ी रह गई या जो सर्वाइवल थे वो लोग। तो एक एंगल आया कि 38 साल हो गए, अब 38 साल में लीगली जिन लोगों के ऐसे घर वालों को साड़ दिया गया, मारा गया, वो लीगल स्टैंड आज कहाँ पर खड़ा है। और उसके साथ में एक एंगल आया कि 38 साल बाद आज जब सब ठीक हो गया है दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया के अंदर, तो इन लोगों को अपने रोजगार के लिए
अपने बच्चों की फीसों के लिए और अपने घर परिवार को चलाने के लिए इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? तब हमें ये पता चला कि 38 साल में सिर्फ ऊपर लेवल पे दिखाई गई चीजें कि सब ठीक हो गया है, सब अपने लाइफ पे आ गए हैं। बट आज की डेट पे दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया में जितने भी 95% विक्टिम्स हैं उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है। उसके साथ में कहीं पर भी उनके पास कोई एक इनकम का मॉडल नहीं है। कहीं पे भी उनके आज बच्चे प्राइवेटली किसी से भी कम्पीट नहीं कर पा रहे और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसी चीजें निकल के है कि हमें तो लोगों ने इंटरव्यू करते हुए विक्टिम्स ने बताया कि अगर हमें भी उस दिन साड़ दिया होता तो ज्यादा अच्छा होते। हम तो रह गए 38 साल से वो दिन रात बीत के गए हैं और जब हम कहीं जाते हैं तो हमें सब कहते हैं कि आज फिर ये 1984 का रोना रो रहे हो तुम लोग। तो हमने जब ये चीज करनी चालू करी और पता चला तो बड़ी सारी जगहों पे तो हमें अटैक करा गया, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, हमारे सिस्टम्स थे वो तोड़े गए। हमें चुपचाप तरीके से ये काम करना पड़ा, धमकियां दी इस तरीके से आप ना बने। अभी आपने देखा होगा पीछे कश्मीर फाइल्स बनी थी, बट जो हम लोगों ने बनाई है हमने इसके अंदर 16 लोगों की इंटरव्यू ली है। वो इंटरव्यू में उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ एक विक्टिम्स थे वो लोग इन्वॉल्व हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट जो 38 ईयर से इन लोगों की बातें उठा रहे हैं, 2 यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में लॉयर्स, जिन लॉयर्स ने ऐसे केस लड़े हैं उनसे भी इंटरव्यू आई। बड़े सारे तो लॉयर्स ऐसे जिन्होंने पहली बार पब्लिक मंच पे आके बताया कि 32 साल के बाद कानपुर के अंदर 2016 में ये फाइनल करा गया, चार्जशीट फाइल करेगी कि 127 लोगों का मैसेकर हुआ था और उन्हें मारा गया था। जहां पर 32 साल लग गए सिर्फ ये प्रूव करने में कि 127 लोगों के साथ ये हुआ था, तो उसका जो ट्रायल है और उसका जो जजमेंट है वो तो कोसों दूर है। दूसरी एक बात और इम्पोर्टेंट है, अगर 38 साल पहले विक्टिम था, अक्यूज था या जो साथ में इन्वेस्टिगेट करने वाले लोग थे और विटनेस थे, तब 38 साल बाद आज अगर वो 20 साल के थे सब 60 साल के होंगे। आज से 15 साल तक और ये सिलसिला चलता रहा तो कौन विटनेस बचेगा, कौन अक्यूज बचेगा और कहाँ पे कौन जिसका विक्टिम है वो बचेगा। तो 2 चीजें हमारी सारी जुस्तोजहद से निकल के आई हैं। उसमें एक है लीगल एंगल, क्योंकि लोगों के घर वाले भी मारे गए, लोगों की संपत्तियां भी जलाई गई, जड़ से उखाड़ने की पूरी कोशिश करी गई। तो जब हमने ये सारे वकीलों से इंटरव्यू ली और सब करा तो 2 विकल्प निकल के आए हैं। एक विकल्प वो है जिसके अंदर हम इंडिया के अंदर रहकर किस तरीके से ये केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व कर सके, ताकि वो जो आज 58 या 60 ईयर पे बैठे हैं जीते जी अपना इंसाफ देखें। और दूसरी जो चीज़ हम लोगों के सामने निकल के आई है जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि सिख तो अमीर हो गए हैं बट सिख ही बड़ी गरीब हो गई है। हैंड होल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज, एजुकेशन के हिसाब से, हेल्थ केयर के हिसाब से, रोजगार पैदा करने के हिसाब से। तो जैसे दुनिया भर में कोविड रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा है, इसी तरीके से इन जेनोसाइड विक्टिम्स की रिहैबिलिटेशन का एक प्रोग्राम चलना चाहिए। और वो जो प्रोग्राम चलना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए, रिलीजियस लीडरशिप से और पॉलिटिकल लीडरशिप से। तो हम लोगों ने जो कंट्रीब्यूट करा है वो ये करा है कि इस तरीके की अगर कोई कमेटी बने जिसके अंदर एक्स IAS ऑफिसर्स, एक्स IPS ऑफिसर्स, एक्स जुडिशरी के लोग, प्रिंसिपल्स वगैरह निकल के आए और वो लोग अपना देखें कि इन लोगों को क्या जरूरत है और फिर इंडिपेंडेंटली लोगों के सामने भी आए कि आज मैं अगर NRI से बात करता हूँ वो कहते हैं किस चीज़ की स्कॉलरशिप भेजे, हम तो कितने सालों से भेजे रहे। फिर जब बात करते हैं उनको रोजगार की तो वो कहते हैं कि किसको भेजे, इतने सालों से आएंगे। तो सवाल है 38 साल से जो आ रहा है वो कहाँ आया, कितना नीचे पहुंचा और किसके पास चला गया, क्योंकि नीचे से तो कोई ऊपर निकल के बात ही नहीं है। तो इस ट्रांसपेरेंट मॉडल को लेते हुए अगर हम चले तो अगर ऐसी चीज एक बार इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू एस्टैब्लिश हो जाती है तो कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कंट्री हो, तो उसके अंदर ये एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो मिसाल देके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं इस पर ऐड करना चाहूँगा कि जब ये कहते हैं ये राइट्स हैं और जेनोसाइड नहीं है, और ऐसा तो कई देशों में कई बार हुआ है,
तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये दुनिया में एक बार हुआ है सिर्फ, और दूसरी बार ये हमारे साथ हुआ है। और उसके पीछे जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया। अब मैं बात करता हूँ हिटलर के टाइम की। हिटलर के टाइम के ऊपर नाजीज ने ज्यूस को टारगेट करते थे, कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर डालते थे। एक ही कम्युनिटी वार करती थी, एक ही कम्युनिटी सहती थी। हमारे वाले केस में मॉब था, तो कम्युनिटी का इशू नहीं है, कम्युनिटी दूसरी तरफ खड़ी थी जो सफ़र कर रही थी। तीसरा, लीडरशिप भी इन्वॉल्व होते थे, प्रशासन भी इन्वॉल्व होते थे, वहाँ भी होता था। तो जब हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 हार गया, और हारने के बाद जब दोबारा से यूएस और ब्रिटेन के अंडर में आया सारा रिजाइम नाजीज का, तब पहली बार यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूएन कन्वेंशन लॉ बना, जिसके ऊपर बड़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज बनी हैं जो नेटफ्लिक्स पे भी हैं। आज भी अगर उस समय का 6 साल का बच्चा ये बता दे कि इस नाजी लीडर को या इस नाजी मिलिट्री के इंचार्ज को मैंने इस कंसंट्रेशन कैंप में देखा था, तो चाहे वो बंदा आज यूएसए का रेजिडेंट हो, असाइलम मिली हो, आज भी ट्रायल हो जाता है। तो अगर आज भी यूएन में इस तरीके के हिटलर के केसेस को लेकर ट्रायल हो सकते हैं, तो क्यों नहीं इंडिया के अंदर भी इस तरीके के इन केसेस को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन की इन्वॉल्वमेंट लाकर इसको सेम कैटेगरी से हम कर सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए एक तो अपील कर रहे हैं, किसी को इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे, प्रोमो भी आपको बताएंगे। हमने कोई ब्लेम गेम किसी के ऊपर नहीं करी, क्योंकि सबको पता है किसने कब किया और क्या किया। सिर्फ एक अपील है मौजूदा सरकारों से कि इसको एक प्रायोरिटी रखते हुए फास्ट ट्रैक पे आगे बढ़ाएं। प्लस जो रिलीजियस लीडरशिप है या पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक ऐसी कम्युनिटी एस्टैब्लिश करें कि जहाँ पर इनके रिलीफ के लिए पैसा आ सके। और तीसरा, इंडिया पार्लियामेंट के अंदर, यूएस पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट और यूके पार्लियामेंट के अंदर इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाई जाए, क्योंकि एक बार अगर इस तरीके से ये चीज़ एस्टैब्लिश हो गई तो हमेशा के लिए हमारी सेक्युलर कंट्री है, हमेशा के लिए एक बेंचमार्क बन जाएगा और सबके काम आएगा। और साथ ही साथ में मैं इसको यूनाइटेड नेशंस के लिए भी इंटरनेशनल हम वर्किंग कर रहे हैं, जहाँ पर हम इस चीज़ को, डॉक्यूमेंट्री को एविडेंस दिखाते हुए यूएन के अंदर केस फाइल करेंगे और यूएन से अपील करेंगे कि वो मौजूदा सरकारों से कोऑर्डिनेट करें और हेल्प करें इन्वेस्टिगेशन के लिए। वरना जो 38 साल आज लोग भुगत रहे हैं उन घरों में, और आज चैलेंज फेस करते हैं कि 38 साल का तुम आज भी रोना पीट रहे हो, भगवान ना करे दोबारा किसी को एक लम्हे के लिए भी वो देखना पड़े। तो मैं इसमें अब खालसा जी जो हैं उनको एक मौका देता हूँ कि वो भी अपने व्यूज़ दें। फिर बुद्धर जी जो बड़े एक्टिव हैं और इन चीज़ों को लेते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, ये भी दें। उसके बाद हम लोग सबसे पहले आपको जो हमारा ट्रेलर है वो ट्रेलर दिखाएंगे। उसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर है, कुछ पूछना चाहता है वो करेंगे। और हम लोग एडवांस लेवल में, क्योंकि हम चाहते हैं ये चीज़ दुनिया भर के सामने है, और जो कि हमारा इंटरनेशनल प्रोडक्शन स्टूडियो है, तो हम लोग एडवांस स्टेज में इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म से भी हैं। तो हो सकता है बड़ी जल्द किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जेनोसाइड्स ऑफ 38 इयर्स ऑफ इनजस्टिस एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी OTT पे दिखे। अगर वो OTT पे एक बार आ गई, ये पर्दाफाश 38 साल का सबके सामने अपने आप आ जाएगा। तो हम आपसे चाहते हैं कि जिस तरीके से हम अपने समाज की सेवा कर रहे हैं और मीडिया एक स्तंभ है सोसाइटी का, ये देखते हुए कि कम्युनिटी की नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपील है हम लोगों की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, ताकि हर जगह, हर कम्युनिटी के अंदर ऐसा एक एस्टैब्लिश सिस्टम बने जिसको किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की या रिलीजियस लीडरशिप की जरूरत ना पड़े। हर बंदा अपना ध्यान खुद दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो एक सवाल सामने आया है कि ये हमने क्यों बनाई, क्योंकि ये बड़े 38 साल हो गए आज तक इंसाफ की गुहार लगाते हुए, लेकिन आज तक हमें कोई भी इंसाफ की किरण जो है वो दिखाई नहीं देती। आज भी जो जेनोसाइड करने वाले थे उसमें लीडर भी हैं और उसमें समाज के कुछ बहुत औहदेदार जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वो बात
सरेआम घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ भी किया नहीं जा रहा। तो जिसके लिए हमें आज भी एक बात जो है, काफी कम्युनिटीज में पर्टिकुलरली मैं कहती कि सब बुरे होते हैं, कुछ बुरे जरूर होते हैं। जो लोग बुरे हैं वो आज भी हमें टारगेट करते हैं और आज भी हमें एक बार में चैलेंज कर देते हैं कि तुम्हें 1984 याद करवाएंगे। सो ऐसी चीजें जब दिल लगती हैं तो उसके लिए हम फिर अपना कदम उठाते हैं। बार बार कहा जाता है कि हर साल जब नवंबर अक्टूबर की शुरुआत होती है तो 1984 फिर से ये अपना ढोल बजाना शुरू हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं, जब तक इंसाफ मिलेगा ही नहीं तब तक तो हमें रोना पड़ेगा, तब तक तो हमें ये वर्गलाना तो पड़ेगा ही कि हमें 1984 याद है, हमारी कभी भूल नहीं। फॉरगेट 1984 कहा जा रहा है, ये कभी हो नहीं सकता, ये फॉरगेट नहीं हो सकती। 1984 हम कभी नहीं भूल सकते क्योंकि ये एक जेनोसाइड है, ये एक तरफा है। इसमें पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके वो जो काम करवाया गया, ये चीज बहुत निंदनीय है, जो नहीं होनी चाहिए। आज अगर सिखों के साथ ऐसे हुआ तो कल किसी दूसरी कौम के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए लड़ाई लड़ करके हम जीतेंगे तो हर कम्युनिटी इसमें सेफ रहेगी, हर कम्युनिटी को ऐसी सेफ्टी मिलती रहेगी, जिसके लिए हमने ये जो एक छोटा सा उपराला किया, छोटा सा हमने तो ये दुनिया के सामने लाने के लिए हमारा कोई पर्टिकुलर किसी भी सरकार के साथ, किसी भी पार्टी, कम्युनिटी या किसी संस्था के साथ कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसके थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू, कि भाई हमें जो इंसाफ है 38 साल से रुका हुआ उसको दें और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐसी स्टेट, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर विधवा कॉलोनी नहीं बनी हुई। आज दिल्ली के अंदर जो है विधवा कॉलोनी बनी है। मैंने काफी बार जो है कोर्ट में भी इसके लिए केस फाइल करी हुई है और उसके बाद कानपुर में भी मैं कॉन्फ्रेंस वहां पर भी हम करके आए हैं और काफी लंबे समय के बाद जो 127 सन में आप अभी बताया सरदार इंद्रप्रीत सिंह जी ने कि 127 का कितनी 32 साल के बाद पता चलता है कि यहाँ कितने लोग मारे गए थे। वो एक या दो का जो कत्ल होता है उसकी सजाएं इतनी बड़ी होती है, यहाँ तो एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट करके हजारों लोगों को जिंदा जलाया गया टायर डाल के। और जब विक्टिम की बातें आप इसमें अभी आप देखेंगे तो विक्टिम कैसे बात कर रहे हैं और कितनी उनका दर्द है सीने में। वो दर्द को अगर आप मूवी जो है आप 5 से 10 मिनट की देखेंगे उसके बाद कैसे दिल रोता है, उसको देख करके आप खुद ही देख के महसूस कीजिए कि हमें क्यों जरूरत पड़ी ये फिर तरोताजा करने के लिए। जब हम जाते हैं विधवा कॉलोनी में, वहां सफेद रंग की चुन्नियां ओढ़े हुए सारी जिंदगी जिन्होंने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापा यहाँ तक लेकर के आ गए हैं, जिनके बच्चे कामयाब नहीं है, आज नशेड़ी हैं। सर ने बताया, जैसे क्लियर किया है कि उनकी एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, आज उनके रोजगार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जो लेडीज वहां पर वो केस लड़ चुकी हैं उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। तो घर से बेघर वो औरतें आज भी कुर्ला रही हैं, जिनको देखते हुए हमें ये दर्द होता है और जिसके लिए हमने ये एक उपराला किया है। आप देख करके ही इसको महसूस कर सकते हैं कि हमने ये काम क्यों किया और हमें करने की जरूरत क्या पड़ी। सो मैं सरदार जगजीत सिंह मुद्दर जी से कहूँगी कि इन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है, ये भी अपने विचार जो है जरूर रखें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम ये कहते हैं कि 1984 का ये दंगा है, सिख दंगे हैं, सिख दंगे हैं। जैसे इंद्रप्रीत सिंह जी ने बोला कि ये दंगा, तो इसका नाम हम नहीं दे सकते क्योंकि दंगा उसको बोला जाता है कि 2 कम्युनिटी या 3 कम्युनिटी के बीच में जब कोई झगड़ा होता है तब हम उसको दंगे का नाम देते हैं। इसका नाम दंगा नहीं है, इसको जेनोसाइड बोलेंगे क्योंकि एक कम्युनिटी को एक टारगेट किया गया। टारगेट भी क्या किया गया कि कुछ ही
घंटे के बीच में इतनी ट्रेन आ गई, इतना सामान आ गया मारने के लिए, और वही सेम छड़े, वही सेम जो भी आपके पास ऑर्डर देखा है, जैसे कि आपने सुना भी होगा। मैं ये नहीं कहता कि सिखों के साथ ये जेनोसाइड हुआ है, इसके बीच में हमारे कुछ सिख भी शामिल हैं, लीडर भी शामिल हैं। हमें उनको सामने लाना पड़ेगा, और उनको सामने कौन ला सकता है? उनको सामने ला सकते हो आप, यानी कि मीडिया। आज जैसे कि इंद्रप्रीत जी ने बोला कि ये यूएनओ कन्वेंशन लॉ एक बना था। लॉ क्या बना था? जब ये हम जो देखते हैं कि यहूदी को जब जैसे हिटलर ने एक चैम्बर के बीच में जब मारा था लाखों को, तो ये लॉ तब बना था जेनोसाइड का। और आज तक हमारे इंडिया के बीच में, हम इसको इंडिया को कहते हैं, हिंदुस्तान। पहली बात तो है कि इसका नाम इंडिया है, भारत इसका नाम है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि ये यहाँ पर दंगा है, दंगे का नाम नहीं है। इसको जेनोसाइड का नाम जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि जैसे कई हमारे लीडरों ने, कई हमारे लीडरों के भी हम जिम्मेदार समझते हैं, उसके बीच में आज सिख से इतना वैर क्यों? सिख कम्युनिटी से इतना वैर क्यों? अगर कोई सिख, अगर कोई जहाँ पर कोई विपदा आती है, लंगर लगाता है, जहाँ पर कोई पीछे आपने देखा कोविड आया, कोविड के बीच में हर चीज की घरों से निकल के आपके सामने बाहर आए। जो शंटी जी आपने देखा होगा, शहीद भगत सिंह के जो जितेंद्र सिंह शंटी, उन्होंने भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों को जो है उनका संस्कार किया। जबकि एक परिवार का जो कोई भी बंदा एक परिवार के सदस्य को भी हाथ लगाने से भी वो गुरेज करता था। जैसे कि आपको पता है कि उनको भी एक पद्मश्री अवार्ड पीछे दिया गया है। मैं ये आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाओ। सरकार तक आवाज तो जारी है, मगर उस प्रकार से हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही या नहीं पहुंचा रहे वो बंदे शायद हो सकता है कि उनका भी कहीं ना कहीं माइंड के बीच में माइंड से ये सेटअप हो कि ये हम आवाज पहुंचाना ही नहीं चाहते। आज अगर पूरे के पूरे देश विदेशों के बीच में, और ये पूरी की पूरी दुनिया के बीच में लोग एक टारगेटिंग करके चलते हैं, लोग इंसाफ करके चलते हैं, लोग सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। आपको पता होगा, आप मीडिया वाले हो, जैसे कि अभी आप कैलिफोर्निया के बीच में, अमेरिका के बीच में एक पंजाब का एक नाम दिया गया है, एक शहर का नाम पंजाब दिया गया है, कल ही नाम दिया गया है। और फ्रांस में हो, कनाडा में हो, कनाडा के बीच में मिस्टर जो ट्रूडो है वहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी देखो क्या किया कि जो भी अगर सिख की पगड़ी को अगर उतारने की कोशिश करेगा तो उसको 10 साल की सजा दी जाएगी। अगर कनाडा जैसी कंट्री जो हमारे से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा उसके पास स्पेस है और उसके पास मात्र अप्रोक्सीमेटली 4.5 करोड़ की आबादी है, अगर वो अपने देश के बीच में ये कह सकता है कनाडा हमारा नहीं था, कनाडा में हम लोग बसे जाके, मगर वहां पर हम लोगों को पूरी एक रिस्पेक्ट मिल रही है। और आज वहां के प्रधानमंत्री हो, फ्रांस के प्रधानमंत्री हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, आप ये देखो तनमनजीत सिंह जी वहां के लेबर के जो वहां पर एमपी हैं, उन्होंने भी बड़ी आवाज उठाई। तो हम ये आप लोगों से बड़ी उम्मीद करते हैं कि आप मीडिया वाले ही हमारी जो आवाज पहुंचा सकते हो। मैं ज्यादा बातें ना करते हुए आप सारे मीडिया से, और जो आज जो ग्लोबल मीडियाज फाउंडेशन के जो हमारे इंद्रप्रीत सिंह जी हैं फाउंडर, और इन्होंने भी जो ये उपराधा किया है, मन के बीच में ये हमारे भी एक अशांति थी। आज मेरी उम्र 62 ईयर की है, मेरे उम्र उस टाइम पे 24 ईयर की थी। आप ये देखो कि मैंने भी वो देखा, उस टाइम पे मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करता था, बुलेट मोटरसाइकिल, मुझे भी 200 बंदे ने घेर लिया था। आज शायद अगर मेरे को अगर एक पाँव के ऊपर बुलेट मोटरसाइकिल अगर ना घुमाता, हमारे मित्र पीछे बैठे हुए गुरविंदर सिंह मठारू जी और हम लोग जब मोटरसाइकिल चलाते थे तो हम लोग एक पैर में 40 चक्कर काटते थे। अगर मुझे आज वो 40 चक्कर ना काटने आते होते एक पाँव के ऊपर, तो शायद आज आपके सामने मेरा नाम जगजीत सिंह मुदड़ है, और मैं सोशल एक्टिविटी भी बहुत करता हूं और बिजनेस भी मैं चलाता हूं। और आपको ये भी बता के मेरे को बड़ी खुशी होगी कि मैं 35 कंट्रियों के बीच में माल एक्सपोर्ट करता हूं, और मैक्सिमम मेरा माल एक्सपोर्ट होता है चाइना के बीच में। आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूं, आज अगर मेरे को मोटरसाइकिल चलाना ना आता होता तो आज मैं भी कहीं ना कहीं इसी दुनिया के बीच में शायद हो सकता है कि 38 साल की मेरी कोई उम्र वहां पर निकली होती।
ज़्यादा बातें ना करते हुए आप मीडिया वाले भाइयों से, मेरी छोटे बहनें बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सबसे एक ही गुजारिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाओ, क्योंकि एक दूसरे के हम लोग साथी हैं और एक दूसरे के हम लोग मानवता के लिए काम करते हैं। सिख कौम जो मानवता के लिए काम करती है, चाहे वो लंगर हो, चाहे वो किसी के लिए दवाइयाँ हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, अगर ये मानवता के लिए भी हम लोग आवाज नहीं उठा सकते तो हम फिर कोई भी आवाज नहीं उठा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बस ट्रेलर दिखाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। मेरे से कई सवाल पूछे गए कि आप कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो और कितने लोगों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो। तो मेरा ही इसमें जवाब है, एक पीढ़ी तो वो थी जो उस दिन खत्म हो गई, एक पीढ़ी वो थी जो लेडीज बच गई, एक पीढ़ी वो थी जिनके बच्चे आज बड़े हो चुके हैं, एक पीढ़ी वो है जो आज उनके पोते पोती हैं। तो एक परिवार में 4 पीढ़ी एक घर से आती है। तो इतने लोगों के 38 साल के लिए हम लोग ये कोशिश करके लाए हैं। तो अब मैं आप सबके यहाँ धन्यवाद करता हूँ और पहले आपको प्रोमो दिखाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा। कोई पूछना चाहता है कुछ तो सवाल है। Yes.